आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज तीसरा दिन है। आज 1,116 रुपए इनसे वसूली करना। इतना दिन गायब रहे हैं, गायब नहीं है ऐसे ही। तो आज बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये गांव चले गए थे ना, वही तो बहुत अच्छा लग रहा है। गांव चले गए, कुछ ऐसा इमरजेंसी। सर्विस में बोलते सब उतर के आ गए क्या वहाँ गाँव गए थे सर। मुझे तो पूरा खबर इनका रहता है ना, A to Z। गांव चले गए, कुछ अचानक ऐसा काम आ गया। और हम लोग याद करते थे 4 बजे सर के पास मालूम होता है। सब हमें रिपोर्ट, एक एक रिपोर्ट रहता है। रिपोर्ट सर के पास मालूम होता है। गुरु जी के पास मालूम होता है। तो आज हम योग सेशन में तीसरा दिन में है। इससे पहले हमारा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंटरमीडिएट सेशन में अब हम बिगिनर से ऊपर उठ चुके हैं, प्रैक्टिशनर से सीकर हो चुके हैं, और सीकर इंटरमीडिएट लेवल का भी 2 है। यानी कि अब हमारी सारी गतिविधि गहराई और गूढ़ता लाते हुए, चाहे वो शारीरिक रूप से एडवांस एक्सरसाइजेज पर हम जाएंगे, और बातें में भी गूढ़ता होगी। अब हम उस सतही स्तर की बातों से थोड़ा परहेज करना शुरू करेंगे, ताकि हम अपने मानसिक स्तर को, चेतना स्तर का उत्थान, जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस हमारा मूल उद्देश्य है इस सेशन का, इसकी प्राप्ति कर सके। तो हम पहले 5 ही मिनट सिर्फ माइल्ड वार्म अप करेंगे। हालांकि जो प्योर योग सेशन होता है वो तो प्राणायाम करके ही वार्मिंग अप कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एक आधुनिक व्यक्ति हैं, और आधुनिक व्यक्ति वह करता है सिर्फ अपने आप को किसी संस्था, आस्था, विचार से प्रतिबंधित नहीं रखता। वो अपने आप को मुक्त रखता है कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी अपनाने के लिए। ऐसा नहीं कि हम इस संप्रदाय से जुड़ गए और प्रतिबंधित, बाकी हम कुछ देख ही नहीं रहे, सीख नहीं रहे। हम सदैव ओपन रहते हैं। यही सनातन की मूल धारणा होती है, सदैव अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना। तो हम वार्मिंग अप से शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ आज हमारी डे 3 की बातें सुनिए। ऑलरेडी हम बहुत ही देर हो चुके हैं। साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, इसके साथ ही हमारे वो दर्शक जो जीवन को केवल अनुभव नहीं बल्कि सजग साधना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी दर्शकों, सहभागियों, आप सभी का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, ससम्मान स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन 3 में। पिछले 2 दिनों से हमने योग की यात्रा को केवल अभ्यास से ऊपर उठाकर जीवन विज्ञान के रूप में समझा है, जहां डे 1 में भागवत गीता के अध्याय 7वें अध्याय के माध्यम से हमने यह स्पष्ट किया कि योगी वह नहीं जो केवल आसन या ध्यान करता है, बल्कि वह है जिसका मन एकाग्र है, मया शक्त मनः, जिसका आधार स्पष्ट है, मदाश्रयः, और जिसकी दृष्टि समग्र है। अर्थात योगी की पहचान आंतरिक एकाग्रता और समग्र चेतना से होती है। हमने दूसरे दिन भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के माध्यम से हमने यह समझा कि योगी जीवन की अस्थिर परिस्थितियों में भी अस्थिर कैसे रहता है। हमने श्वसन तंत्र को डिटेल में जाना। हमने यह जाना कि उसमें कौन कौन से अंग हैं, प्रत्यंग हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके बीमारी के नाम क्या है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके टेस्ट कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, उनके बचाव के लिए रोकथाम क्या है। ये सब कुछ हमने डे 2 में सीखा। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया सुख दुख आते जाते रहते हैं, स्थिरता बाहर नहीं होती, भीतर विकसित करनी होती है।
और इस स्थिरता का सबसे प्रभावी साधन है श्वास और श्वसन तंत्र, जिस पर हमने डे 2 को पूर्णतः न्यौछावर किया था। और आज डे 3 में हम इन दोनों आधारों पर खड़े होकर योग के अगले और अधिक परिपक्व चरण में प्रवेश कर रहे हैं। फुल बॉडी इंटीग्रेशन। आज का सत्र यह समझने का है कि जब मन स्पष्ट हो, श्वास संतुलित हो, तब हमारा पूरा शरीर कैसे एक समन्वित इकाई, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनता है। आज हम शरीर को केवल मांसपेशियों और जोड़ों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और कर्म का माध्यम बनाकर साधना करेंगे। और आज डे 3 का स्पष्ट उद्देश्य है साथियों, योग को केवल शरीर के हर कोष, सेल, हर ऊतक, टिश्यू, हर अंग और हर क्रिया में उतारना। आज हम यह भी जानेंगे कि कैसे यह श्वसन तंत्र हमें मदद करता है, जो कि डिटेल में हमने जाना है। आज हम खासकर फुल बॉडी का जानेंगे कि योग केवल प्रैक्टिस नहीं रहता, केवल कौशल स्किल नहीं रहता, बल्कि जीवन का स्वाभाविक प्रवाह, नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है। और उसी आधार पर एक और गहरा, अधिक वैज्ञानिक और अधिक व्यवहारिक कदम आज हम लेने जा रहे हैं। योग, जैसा कि यह इंटीग्रेशन फेज है, योग इंटीग्रेशन मैंने किया कि मास्टरी टू इंटीग्रेशन। योग का लक्ष्य शरीर को थकाना नहीं है, मन को दबाना नहीं है और इंद्रियों को रोकना भी नहीं है, बल्कि शरीर, श्वास, मन, बुद्धि और चेतना, इन पांचों को एक ही लय में लाना है। और मास्टरी से आगे इंटीग्रेशन। मास्टरी हमें नियंत्रण देती है और इंटीग्रेशन हमें परिपक्वता देता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अध्याय 7 में कहते हैं, मया आसक्त मनाः पार्थ, जहां योगी की पहचान एकाग्र मन, सही आधार और समग्र दृष्टि से होती है। इसी समग्र दृष्टि को अध्याय 2 में सांख्य योग और श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स के माध्यम से जीवन में इंजीनियरिंग करेंगे। श्वास की स्थिरता से जानते हैं, शरीर की स्थिरता तक हम यात्रा कर सकते हैं। हमने डे 1 में ही बात किया था कि योगी कौन है, तो जानते हैं योगी कैसे अस्थिर रहता है जब हमारा जीवन ही आज अस्थिर हो, कियोटिक लाइफ, भाग दौड़। इसका उत्तर मिलता है भागवत गीता अध्याय 2 में और हमारे फेफड़ों की कार्य प्रणाली में। भागवत गीता के अध्याय 2, जिसे सांख्य योग आप कह सकते हैं, द इंजीनियरिंग ऑफ इनर स्टेबिलिटी, यह अध्याय 2 गीता का सबसे व्यवहारिक और सबसे मनोवैज्ञानिक अध्याय है। यहीं पर 47वां श्लोक भी हम जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अध्याय युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को मानसिक टूटन से निर्णयात्मक स्पष्टता तक ले जाता है। और यही कारण है इसे कहा जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट थ्रू कॉन्शसनेस। आज हम सीखेंगे सहनशीलता का विज्ञान। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदाः अगमापायिनो नित्यास्ति अस्ति छक्ष भारत। हे अर्जुन, सुख, दुख, शीत, उष्ण, ये सब इंद्रियां और बाहरी परिस्थितियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। वे आते जाते हैं, अस्थायी नहीं है, इसलिए उन्हें सहन करना सीखो। यह योग का कौन सा स्तर है साथियों? यह है इमोशनल रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम बैलेंस, ब्रेथ माइंड सिंक्रोनाइजेशन। और यहीं से लंग्स का महत्व शुरू होता है। ब्रेथ माइंड इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं। और आधुनिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, मन सीधे श्वास को प्रभावित करता है और श्वास सीधे मन को नियंत्रित करती है। यह दो तरफा नियंत्रण है
आप श्वास बदलते हैं, मन बदलता है, आप मन बदलते हैं, श्वास बदलती है। तो ये लूप है। और यही कारण है कि योग में आसन से पहले और ध्यान से पहले हम सांसों पर ध्यान देते हैं। और यह साइंटिफिक इंपोर्टेंस ऑफ लंग्स जानते हैं? फेफड़ा केवल ऑक्सीजन लेने का अंग नहीं है। फेफड़े का मुख्य कार्य यह ऑक्सीजन अपटेक, कोशिकाओं को ऊर्जा देना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, विषैले अपशिष्ट निकालना, पीएच बैलेंस, शरीर को अम्ल क्षार संतुलन करना, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी सपोर्ट, ये सब श्वास से आते हैं। और हम सांसों पर ही ध्यान देते रहते हैं, चाहे जो भी आसन करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। और कमजोर फेफड़े का अर्थ समझते हैं? कम ऊर्जा, अधिक चिंता, कम सहनशीलता और निर्णय में भ्रम। और यौगिक दृष्टि से फेफड़े जानते हैं? प्राणिक पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो योग में कहा गया है जहां प्राण बहता है वहां जीवन खिलता है। और ये फेफड़े प्राण के मुख्य द्वार हैं और हृदय मस्तिष्क के बीच के सेतु हैं, ब्रिज है। हमने फेफड़ों के यौगिक व्यायाम हर दिन करते हैं। डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पर मैं बात करता हूं, जहां हम श्वास नाभि से शुरू करते हैं, पसलियों तक विस्तार करते हैं और छाती तक पूर्णता लेते हैं। और इसके वैज्ञानिक लाभ, हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ते हैं, वेगस नर्व्स सक्रिय होती है, जिसके कारण एंजाइटी कम होती है। यह है सहनशीलता का अभ्यास। हम भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं, श्वास भीतर लेते हैं, मध्यम गुंजन के साथ श्वास बाहर करते हैं, तो हमारे शरीर से नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, ब्रोंकाइल डायलेशन होता है, मानसिक शांति मिलती है और मन को भीतर हम मोड़ना सीख जाते हैं। जब हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करते हैं, बाएं से श्वास दाएं से श्वास छोड़ना, फिर उल्टा करते हैं, तो लेफ्ट राइट ब्रेन बैलेंस होते हैं, एटोनोमिक हार्मोनी आती है, समत्व योग उच्यते कहा गया है। और जब कपालभाति करते हैं संयमित रूप से, तो ये हमारे लंग्स को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करता है, मानसिक स्पष्टता आती है। स्थिति प्रज्ञ की मैंने बात किया था पहला दिन। स्थिति प्रज्ञ जानते हैं, याद है? ये वही है जिसकी श्वास स्थिर, मन स्पष्ट और बुद्धि संतुलित हो। यही इंटीग्रेशन का जीवित स्वरूप है। और योगी कौन है? मैं फिर से पूछता, योगी कैसे सांस लेता है, कैसे सहता है और कैसे अस्थिर रहता है? यही आज का केंद्रीय संदेश है साथियों। आज का सत्र यह केवल फेफड़ों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन को हल्का, अस्थिर और स्पष्ट बनाने की प्रक्रिया है। याद रखिए, जिसकी श्वास अस्थिर है उसका मन अस्थिर है, और जिसका मन अस्थिर है वही वास्तविक योगी है। हम जीवन के तमाम किस्म के परिस्थितियों के भरोसे नहीं, बल्कि जागरूक आत्म इंजीनियरिंग के माध्यम से जीने का संकल्प यहां लेने आए हैं। यह सत्र केवल एक अभ्यास सत्र नहीं होने वाला, यह एक बौद्धिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा है। जब हमारी तमाम किस्म के आज तीसरी श्रृंखला है, इन सबों का उद्देश्य बिल्कुल ही स्पष्ट है। प्रतीकात्मक जीवन से हमें उठाना, हमें सचेत, संतुलित और अस्थिर जीवन की अवस्था में स्थापित करना, यह है हमारा योग सत्र का उद्देश्य। हमने योग को एक सीमित क्रिया नहीं बनाना, बल्कि एक समग्र जीवन विज्ञान के रूप में समझना है। योग इंटीग्रेशन, योग का अंतिम उद्देश्य शरीर को थकाना नहीं, मन को दबाना नहीं, इंद्रियों को रोकना नहीं, जो कई लोग सतही स्तर पर यही बात शुरू करते हैं बताना, बल्कि यह हमारे शरीर, श्वास, मन, बुद्धि और चेतना, इन पांचों को एक ही रिदम में लाना है। और मास्टरी हमें सिखाती है कि कैसे नियंत्रण किया जाए,
कैसे अनुशासन रखा जाए, पर इंटीग्रेशन सिखाती है कैसे संतुलन रखा जाए, कैसे सहज रहा जाए। हमने एकाग्र मन सीखा, सही आधार सीखा, जो कि खंडित नहीं एकीकृत दृष्टि देती है। और योगी कौन है, मैं बार बार आज बोल रहा हूं। योगी अस्थिर कैसे रहता है जब हमारा जीवन ही अस्थिर हो? तो इसका जवाब हमें भगवत गीता के अध्याय 2 में मिलता है। और मानव श्वसन तंत्र जो हमने कल कवर किया था, रिस्पिरेटरी सिस्टम में, यह अध्याय 2 केवल आध्यात्मिक अध्याय नहीं है। यह मानने की चूक न करें, यह हमारे मन की इंजीनियरिंग का शास्त्र है। यह अध्याय सिखाता है कि संकट में कैसे सोचा जाए, तनाव में कैसे स्थिर रहा जाए, और भ्रम की परिस्थिति में भी कैसे स्पष्ट निर्णय लिया जाए। यही कारण है कि दूसरे अध्याय को फाउंडेशन चैप्टर ऑफ ह्यूमन स्टेबिलिटी कहा जाता है। यहां शोक और विवेक का विभाजन होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, न तो जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। और यही श्लोक दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक हमें सिखाता है भावनाओं में बहना नहीं, भावनाओं को समझना है। और ये 2 अलग अवस्थाएं हैं। कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, हमें बहना नहीं है, उन्हें समझना है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। हमें यह समझना है, ये दोनों 2 अवस्थाएं हैं, बहना और समझना। यहां योग कहां है? आप कहेंगे तो योग यहां है भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित करने में। और इस संतुलन का मुख्य उपकरण क्या है, इक्विपमेंट क्या है, टूल क्या है, जानते हैं? हमारी श्वास, जो हर बार मैं बोलते रहता हूं, इनहेल, एक्सहेल, होल्ड। ये बार बार मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि श्वास ये हमारे शरीर और मन के बीच का ब्रिज है। और आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि श्वास ही एकमात्र ऐसी शारीरिक क्रिया है जो स्वैच्छिक, वॉलंटरी भी है और स्वचालित, एटोनोमिक भी है। क्योंकि यह स्वैच्छिक है, आप इसे बड़ा, छोटा, गहरा, लंबा, बड़ा कर सकते हैं। और एटोनोमिक भी है कि आपको कुछ करना नहीं है, आप सोते सोते भी अनकॉन्शियस भी सांस लेते हैं। यही वो क्रिया है। और यही कारण है कि श्वास के माध्यम से हम सीधे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। फेफड़ों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने बताया कि फेफड़ा केवल ऑक्सीजन लेने का अंग नहीं है, ये हमारे ऊर्जा उत्पादन, सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। अम्ल क्षार संतुलन, जो पीएच रेगुलेशन होते हैं ना, ये करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र संतुलन करते हैं। हमारे भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल में भी सहयोग करते हैं। हमारी मानसिक स्पष्टता का आधार बनते हैं। और वहीं आपने महसूस किया होगा कि जिनका कमजोर फेफड़े होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, चिंता से ग्रस्त रहते हैं, और निर्णय में बहुत ही ज्यादा अस्थिरता होता है। तो आप देख लीजिए कि योगिक दृष्टि से फेफड़े ये सिर्फ आम अंग की तरह नहीं है साथियों। योग शास्त्र कहता है प्राण ही जीवन है। और ये फेफड़े, जिसकी मैं हर दिन लगभग बात करता हूं, प्राण के प्रवेश द्वार हैं और मन बुद्धि के संतुलन के केंद्र हैं। और दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक जो सहनशीलता और श्वास को सिखाता है, मात्रा स्पर्शतु कौन्ते शीतोष्ण सुखद खदा आगमा पायुन नित्यास्ति चित्तिस्व भारत। यह श्लोक हमें सिखाता है परिस्थितियां आती जाती हैं, सुख दुख अस्थाई नहीं, अस्थिरता भीतर विकसित करनी होती है और वह स्थिरता श्वास के माध्यम से विकसित होती है। हमने लंग एक्सरसाइज कई ऐसे करते हैं, डिप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, जहां हम श्वास नाभि से लेते हैं पसलियों तक, छाती तक। हम अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, साइनस और फेफड़ों की सफाई करता है, मानसिक शांति देता है ये भ्रामरी प्राणायाम। वहीं कपालभाति लंग डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वहां से जो विषाक्त पदार्थ है ना, ये सब को निकालता है, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करता है, मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है और स्थित
प्रज्ञ बनाता है, जिसकी श्वास अस्थिर हो, मन स्पष्ट हो और बुद्धि संतुलित हो और कर्म जागरूक हो। यही मास्टरी टू इंटीग्रेशन का जीवित उदाहरण है। और यही हम तीसरे दिन सीख रहे हैं कि योगी कौन है, योगी कैसे सांस लेता है। हम सिर्फ महज वजन घटाना, फैट लॉस करना, ये सब जो मार्केटिंग लैंग्वेज है, ये सब में विश्वास नहीं रखते। हमें योगी बनना है, हमें यह सीखना है कि योगी कैसे सांस लेता है और कैसे अस्थिर रहता है। आज का सत्र केवल फेफड़ों का अभ्यास नहीं है, ये तो हर दिन हम करते हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को हल्का, अस्थिर और स्पष्ट बनाने की प्रक्रिया है। इसीलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, जिसकी श्वास अस्थिर है ना, उसका मन अस्थिर है, और जिसका मन अस्थिर है वही वास्तविक योगी है। तो आइए इस ज्ञान को केवल यही योगा मैट पर ना छोड़े, इसे अपने जीवन में हमें उतारना है। और यही हम सीखने आए हैं। आज हमने प्रैक्टिस टू प्रेजेंस, हमने सीखा योगी कौन है, एकाग्र, समर्पित और समग्र दृष्टि वाला। हमने सीखा योगी कैसे स्थिर रहता है, सहनशील, श्वास और संतुलित मन के माध्यम से। और आज हम यह अनुभव कर रहे हैं कि जब हमारा मन, श्वास और शरीर एक ही लय में आ जाते हैं ना, तब योग केवल अभ्यास नहीं रहता, वह हमारी स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है। और आज का योग केवल योग मैट तक सीमित नहीं है। आज का योग आपके चलने में है, आपके बोलने में है, आपके निर्णयों में है और आपके संबंधों में है। यही तो इंटीग्रेशन है। सच्चा योगी वह नहीं जो शरीर को नियंत्रित करता है, बल्कि वह है जिसका शरीर, मन और चेतना एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। इसी भाव के साथ इस सत्र को केवल स्मृति में नहीं, हमें जीवन में उतारना है साथियों। इसी का अभ्यास हम प्रतिदिन कर रहे हैं। आज तीसरे दिन में भी यही कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। साधकगण, ये क्या है? हमारे एक्सरसाइज तो है ही, मेंटल भी है। ये आगे क्या होना है, जो क्या होता है, हम ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। हमारा ये डुअल, यहाँ हम ऑटोमेटिक भी करते हैं और मैनुअल भी करते हैं, ठीक है, दोनों चीज हम लाते हैं। तो यहाँ फिजिकल तो हो ही रहा, देखिए कैसे फिजिकल हो रहा। ये देखिए, अभी आप फील कीजिए। अभी पहले स्तर पर आप बोलेंगे तो क्या हो रहा, हमारा रिब केज वाइड हो रहा। रिब केज का कंसेप्ट मालूम हो गया। इस रिब केज में ही हमारे 2 लंग्स हैं और इसी के बीच में केंद्र में हार्ट है। तो ये देखिए, जब बक्सा चौड़ा हो गया तो स्पंज है ना, मसल्स है। लंग्स क्या है? मसल। उसको भी ज़्यादा जगह मिल गया। और जब दोनों लंग्स खींचे, उसी के बीच में हार्ट है, तो इसको भी जगह मिल गया, है ना। तो इसके अंदर जो एल्वियोलाई है, ये ज़्यादा काम करेंगे, करोड़ों की एक्सेल। वही लंग्स जो भी मैं बात कर रहा हूँ, लंग्स की बात कर रहा हूँ ना, जो अभी ये देखिए, अल्टीमेटली हम किस लिए कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला हम रिब केज को वाइड कर रहे हैं। रिब केज क्या है? जो हड्डी है, केज हड्डी है। तो हड्डी क्या है? वो मैकेनिकल पार्ट है। जैसे ये तो मैकेनिकल हो गया, इसको सपोर्ट अगर देना है तो या तो जमीन से खड़ा कीजिए या यहाँ से खड़ा कीजिए, तभी अपने आप में तो ये खड़ा नहीं होगा। चाहे कितना भी मोटा पिलर हो, अपने आप में उसको शक्ति नहीं है। जमीन में फाउंडेशन देना पड़ेगा या साइड से या सपोर्ट देना। तो हमारे हड्डी कितना भी मजबूत हो, अल्टीमेटली उसको काम करवाता है मसल्स। कौन करवाता है? तो हम जो अल्टीमेटली अभी काम कर रहे हैं किस पर? मसल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? रिब, हर हड्डी, जैसे आप चिकन वगैरह देखेंगे, सुबह में नहीं बोलना चाहिए, तो चिकन का हड्डी सिर्फ ऐसे प्लेन नहीं होता ना, उसमें पूरा ऐसे 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 चिपका हुआ होता है। वो क्या होता है? वही मसल है जो उसको
ऑपरेट कर रहा है। अभी ये सब एंगल हटा दीजिए जमीन से भी, तो कितना भी मोटा स्तंभ है भद से गिर जाएगा, इसका कोई जान नहीं है। तो हमारी जो मसल्स है वही एक्चुअल काम करता है, उस हड्डी को स्ट्रक्चरिंग दे रहा, मोबिलिटी दे रहा। तो हम अभी देखिए ये रिब केज जो है ये सब में मसल लगे हुए हैं, है ना। अभी हम इसको बोल रहे हैं कि तुम वाइट जाओ वाइट जाओ वाइट जाओ, मसल्स उसको खींच दिया, तो हड्डी भी खींचा गया और मसल तो खींच ही गया, है ना। तब फिर अंदर वाला बक्सा बड़ा बन गया, तब लंग्स को ज़्यादा जगह मिला, हार्ट को ज़्यादा मिला। अब जगह ज़्यादा मिलेगा तो चौकस होके वो काम करेगा, ठीक है। तो ये हम हॉरिजेंटली एक्सपैंड किए, यही काम जब हम ये कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा, जो मैं कल बात किया था डायफ्राम जो दोनों को डिवाइड करता, डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी को। अभी क्या हुआ, ये अपवर्ड वर्टिकली एक्सपैंड हो रहा, क्या रिब केज अल्टीमेटली जो फिजिकली हमें दिख रहा, अंदर तो लंग्स हर्ट, हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं ना, विजुअलाइज कर रहे हैं। हाँ ये देखिए ये क्या हुआ, फिजिकली हम वर्टिकल एक्सपेंशन दे रहे हैं, ठीक है। और जब हम ये कर रहे हैं ये क्या हुआ, डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल एक्सपेंशन। ये देखिए ये डायगोनल हुआ, तिरछा तिरछी लाइन, है ना, विकर्ण विकर्णीय रेखा बोलते हैं। ये देखिए डायगोनल हो गया। फिर दूसरे साइड हम आते हैं, ये हम जंपिंग के साथ करते हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये लेता हूं ताकि आपको कंसेप्ट भी पता लगे। ये देखिए ये डायगोनल एक्सपेंशन, और ये अब दूसरे साइड से ये देखिए ये हुआ, यानी कि ये रिब केज को हम पूरा ऐसा वक्सानुमा बना लिए। अब जो हम डेली करते हैं वो क्या करते रहते हैं, हम वार्मिंग अप में करते हैं क्योंकि अलग से इतना टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो ये हम जब जंप कर रहे हैं इसको बोलते हैं रनिंग ऑन द स्पॉट। तो हम रनिंग ऑन द स्पॉट में मेनली लोअर बॉडी पर काम करते हैं। थोड़ा सा गहराई में ले जाता हूं क्योंकि अब सेशन आगे बढ़ रहा ना, 63वां दिन, तो गहराई भी चाहिए ना। तो ये लोअर बॉडी पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लोअर बॉडी का मतलब क्या होता है, ये जांघ की 3 मसल, ये जो है इसको बोलते हैं ग्लूट। यहाँ 3 मसल होते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, यहाँ साइड वाले को एडक्टर, और पीछे वाला ये जो है योगासन में मैक्सिमम ये हैमस्ट्रिंग आते हैं, जैसे किए ना, तो ये परमिट नहीं करता है। ये जब तक ताकत हो, जैसे हर आदमी का ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो नीचे वाला हैमस्ट्रिंग वो छोड़ता नहीं है, वो इतना स्टिफ हो गया है, ठीक है। बच्चे को बोलिए तो क्या करेगा, वो हनुमानासन कर देगा, इतना ऐसे स्ट्रेच दोनों सटा देगा, एक लाइन में कर देगा, बच्चे वगैरह, क्योंकि उसका क्या है ना, इतना मुलायम है हैमस्ट्रिंग। हम लोग का क्या है, स्टिफ हो चुका है, उसमें खून जाके जम गया है, ठीक है। तो हम ये 3 मसल, उसके बाद होता है ग्लूट, काफ मसल, काफ ये वाला जो है पिंडली, ठीक है। तो ये 3 पर जब हम काम करते हैं मुख्यतः, तो इसको बोलते हैं लोअर बॉडी। इसके साथ भी और सारे भी हैं, है ना। अब इसी के साथ हम क्या किए, ये, तो ये क्या हो गया, अपर बॉडी भी। ये देखिए लोअर पर तो हो ही रहा, अपर भी हो गया। तो इससे हम मल्टीपल ऑर्गन्स कर लेते हैं। तो ये हमारा वार्मिंग अप खत्म होता है। अब हम मेन सेशन में आते हैं। टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप। इसको क्या बोलते हैं, चौघट आसन या टेबल टॉप। प्लैंक, सर डाउन और आगे सर, 1 फुट, ये 1 पंजा का डिस्टेंस। हाँ, हमेशा अपने आगे 1 पंजा रखिए। बीबीएमपी का रूल होता है ना, इतना जगह छोड़ा, बायोलॉज होता है, वैसे हमारा भी बायोलॉज है। ये देखिए यहाँ रखिए। अब हम आ गए कहाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक। स्ट्रेट आर्म प्लैंक, हाई प्लैंक, स्टैंडर्ड प्लैंक, जो सुविधा लगे। और योगासन में बोलते हैं इसको चतुरंगा दंडासन, जो सूर्य नमस्कार का एक हिस्सा है, 6वां हिस्सा। सारा नाम याद हो गया। हाँ, अब हम एल्बो प्लैंक में आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एल्बो, लो प्लैंक, ठीक है। यहां तक थ्रू। अब हम यहां आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। जाइए, कोशिश कीजिए हिल पर आने का। यहाँ फिर से पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। हाँ, लो प्लैंक।
सर घुटना नहीं मुड़ता प्लैंक में, घुटना सीधा रखिए, हाँ पीछे। पर्वतासन हम लोगों ने किया है ना, शर्मा सर पर्वतासन नहीं किए हैं, है ना सर। नॉर्मल जेना सर, नॉर्मल प्लैंक, लो प्लैंक, लो प्लैंक, जाइए मैं दिखाता हूँ। मकरासन, मकरासन में आइए सर, मकरासन। ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा ही देर ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं लंबा कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेन सेशन भी लेना है ना, चैप्टर का मुख्य अध्याय होता है। चलिए लो प्लैंक, लो प्लैंक। मुख्य हिस्सा में नहीं लाऊंगा तो फिर कैसे, सिर्फ स्टार्टर खाए और मेन कोर्स हुआ ही नहीं, तो ये हमारा मेन कोर्स है। अब पैर को आगे कीजिए, वॉक करना शुरू कीजिए, वॉक कीजिए, वॉक। हाँ, पर्वतासन, माउंटेन पोज, इसका क्या खासियत होता है, बट हाई होगा और बैक होगा, जितना हाई जा सकता है जितना पीछे जा सकता है, दोनों कंडीशन। और आगे लाइए सर, आगे आएगा नहीं, ये वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, वॉक कीजिए सर, वॉक वॉक आगे, हाँ हाँ, या अब वॉकिंग समझे। और ये ऊंचा, ये हाँ, वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, हाँ हाँ, ये घुटना मुड़ गया, घुटना नहीं मुड़ना, घुटना नहीं मुड़ना, हाँ घुटना नहीं मुड़ना। अब बात समझ गए ना, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। नॉर्मल मकरासन, मकरासन। अब आप लोग सिर्फ मकरासन में ऐसे हाथ रखिए, ऐसे ऐसे, और ये मकरासन ऐसे नहीं है। शवासन जान रहे ना, शवासन में हमारा कैसे होता है पैर, शवासन, हाँ या हाँ, अब आया सेम, ये शवासन का भाई है। सर शवासन में हम कैसे करते हैं, पैर डाउन 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 दोनों, जस्ट शवासन का भाई है, उल्टा हो रहा बस, कंप्लीट फ्लैट। तब रेस्ट, खड़ा होंगे तो टेंशन होगा, इसमें आपका टेंशन है अभी भी। ये डाउन, पूरा टेंशन फ्री। अभी इस स्थिति में आप लोग रहिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा लो प्लैंक हुआ, ये ऐसे नहीं होना है, ये क्या है, गलती है, ये क्या है, गलती है, हमें क्या होना है, ऐसे होना है, ठीक है। अब यहाँ वॉकिंग शुरू करना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे जाना है, ठीक है। ये शुरुआत है, हम आगे मंजिल पर जहाँ आपको ले जाना चाहते हैं, शीर्षासन की शुरुआत है, ठीक है। आप लोग को शीर्षासन अभी नहीं करना, जस्ट देखिए, ये देखिए, ये ऐसे 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 ऐसे, खड़े हो जाते हैं। और ये अब देखिए ऐसे, यहाँ सॉरी अभी पूरा तैयारी नहीं हुआ ना, तो इस तरह से ऐसे करके तो ये समझ गए ना। तो यहाँ आपको नहीं जाना है, अभी आपको नहीं जाना, कम से कम हो सकता है कि पसली टूट जाए पीछे। नहीं, ये मैं इसलिए दिखाया कि ये हमारा टारगेट है, अगला 2 महीना 3 महीना 4 महीना अभी नहीं जाना है। ये क्यों होता है, ये जो ट्रंक है ये अभी ट्रेन नहीं हुआ है, ये क्या होता है ना, कर्व है इसके नॉर्मल, इसमें शक्ति आना है। इसके लिए शक्ति किसको चाहिए, ये ट्रंक को, ठीक है। जब हम ऐसे करते हैं, दिखाता हूँ, देखिए ये जब ऐसे करता हूँ ना, ये कंप्लीट सीधा हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और तब हम एक एक करके उठाते हैं। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ये मैं खूब कर लेता हूँ, 4-5 मिनट तक कर लेता हूँ। तो ये टारगेट दे रहा हूँ, अभी कराऊंगा नहीं। हम लोग तो सिर्फ यही दिखा चाहिए, पेट अंदर जाना बाहर आना, ये सोच नहीं करते हो, सब यही सोच के आए हैं। सब यही सोच के आते हैं। हाँ ये देखिए सर कर लिए, इनका पूरा कंट्रोल है ना, एक बार में कर लिए शीर्षासन, वेट कम है, सपोर्ट भी लिया ना ठीक से, पूरा ये प्रैक्टिस की बात है, घर में प्रैक्टिस। आपको धीरे धीरे पहले
बचपन में हम लोग कर लेते थे। दीवार का सपोर्ट है, देखिए सर का पूरा है। क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, है ना। हाँ, इससे क्या होता है, जब हमारा हेड डाउन होता है ना तो अपर पार्ट में ब्लड ज़्यादा आता है, तो हमारे बाल हैं जो सूखना झड़ना ये सब बंद हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। दिमाग में ज़्यादा आता है तो दिमाग का जो सक्रियता है, फोकस, कंसंट्रेशन, 2 महीना में खूब आराम से। अब सर का बॉडी देखिए और हम लोग का देखिए, वो फर्क है ना, तो वो है। मेरे दिमाग के साथ कि ये आपका भी हो जाए धीरे धीरे दीवार के साथ करें थोड़ा बैलेंस आएगा। दीवार के साथ उसके बाद सुपरवाइजर रहेगा ना, एक आदमी गाइड करने के लिए, और सर के, हाँ 6 मिनट 5-6 मिनट, और सर के नीचे पिल्लो रख के, वो जो कुशन वाला होता है ना, सिंथेटिक वाला, वो रख के, हाँ सिंथेटिक वाला सर के नीचे। सारे कुछ तैयारियां होते हैं ना कोई भी चीज़ का, अचानक करेंगे तो फिर इंजरी हो जाएगा। ब्लॉक्स बना हुआ है योगा के लिए। हाँ चलिए हम आते हैं फिर लो प्लैंक में। लो प्लैंक रह सकते हैं सर 5-6 मिनट तक रहिए, और यहाँ धीरे धीरे आगे आइए। वॉक, अभी तैयारी कीजिए। वॉक 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 वॉक, वॉक, फिर पीछे। हाँ, अभी सिर्फ यही तैयारी कीजिए, ठीक है। बोलते ना जितना धार देंगे हम उतना बेहतर होगा। वॉक वॉक वॉक, वॉक, फिर पीछे चले जाइए पूरा लो प्लैंक पे, फिर वॉक, फिर पीछे, फिर वॉक, फिर पीछे। मकरासन, सर का पूरा एकदम खींचे हुए हैं। अभी भी खड़े ठीक है, प्रैक्टिस है ना उनका, सर का प्रैक्टिस। मकरासन में आइए। नहीं खड़ा। ये पूरा जब पोस्चर करेक्शन हो जाता ना, तब होता है। जब आपका बॉडी कहीं झुका हुआ है, जब बैलेंस नहीं है बॉडी में, तो नहीं होगा। बॉडी एकदम कंडीशन है, कोई भी मोटक्कड़ आदमी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं आएगा ना, बैलेंस नहीं आएगा। मेरे को तो एक तो पैर पर खड़ा होकर ये करने में। अब सर का बॉडी देखिए क्या है, वो एज इट इज एकदम लीनियर एक्शन में, तनिक भी आगे नहीं है पीछे भी नहीं। गाड़ी ही बैलेंस हो जाएगी। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। अब शवासन में जाइए। चलिए अब हम टेबल टॉप में आएंगे। टेबल टॉप में आइए। टेबल टॉप, यहाँ 2 चीज होगा, ठीक है। अभी ये पर्वतासन क्या है, आइए पर्वतासन में। जितना हाइट जितना पीछे, है ना। और यहाँ हम देखिए घुटने, मैं दिखाता हूँ, आप लोग पर्वत नॉर्मल आ जाइए। टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप में आ जाइए। हाँ, अभी देखिए हम पर्वतासन में हैं, और यहाँ देखिए इसको बोलते हैं नी पुशअप, नी पुशअप, ठीक है। और ये फिर से कहाँ जाएंगे, पर्वतासन। और ये ऐसे घुस जाएंगे, ऐसे, ठीक है। और ये समझ गए। चलिए आइए। हाँ, नी पुशअप, हाँ वापस, हाँ नी पुशअप, हाँ केहूनी सर अंदर की ओर, ये ऐसे नहीं जाएगा, अंदर की ओर। ये देखिए ऐसे ना, पर्वत में गया, पर्वत में कोशिश कीजिए कि आपका हिल सटता रहे, ठीक है। ये पर्वत, और ये घुट्टा ऐसे डाल दीजिए, और ये अंदर की ओर करके यहाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ फिर से ऐसे
और ये पर्वत, पर्वत टू नी पुशअप, रेस्ट, वज्रासन, चार बार हम करेंगे इसी को। डायनामिक, डायनामिक मतलब समझ गए ना, फटाफट सिर्फ 4 बार करेंगे, ठीक है। अभी शरीर गर्म है, हो जाएगा। टेबल टॉप, इसकी प्रारंभिक स्थिति है यहाँ, और यहाँ हम घुटना उठा देते हैं, ठीक है। घुटना उठाएंगे, बैक को पीछे 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 पीछे, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, जितना गए कोशिश कीजिए हिल को भी सटा देने का। हिल सटाइए, और अभी घुटना उठाए थे, अब फिर से घुटना वापस डाल देंगे जमीन पर, और यहाँ नी पुशअप, ये ऐसे ऐसे, और फिर से वापस ये, ठीक है, ये ऐसे और ये, ठीक है। रेस्ट, रेस्ट लीजिए। टेबल टॉप, टेबल टॉप पे आइए। हाँ, पर्वत, पर्वत में जाइए। हाँ, पर्वत में जाइए, जाइए सर, एक है सर, आप भी जाइए पर्वत। हाँ हाँ, हिल को सटाइए, कोशिश कीजिए हिल को जमीन में लाइए। अभी हम टो पर हैं। हाँ, हाथ एडजस्ट नहीं करना है, हाथ एडजस्ट कर लेंगे तो फायदा नहीं होगा। हिल को, हाँ हाँ, ये देखिए, हिल को जाने से क्या ना, ये ऊंचाई ले लेता है। एडजस्ट मत कीजिए, एडजस्ट नहीं करना है, जो हो गया फिक्स। हाँ, अब नी पर आइए, नी पुशअप। हाँ, या पुशअप कीजिए, पुशअप, नी पुशअप तो बिल्कुल आसान होता ना। हाँ, ये फिर से पर्वत। हाँ, या फिर से नी पुशअप। हाँ, या हाथ आपका इधर जा रहा है, हाथ ऐसे आएगा, ये सर का है ना। हाँ, कीजिए फिर से। हाँ, वो केहूनी टिक गया, केहूनी टिकना नहीं है। हाँ हाँ, आदत नहीं है ना। हाँ, अभी सही हुआ, कीजिए आप पर्वत। हाँ, नी पुशअप। हाँ, ये हाथ बाहर जा रहा है, हाथ बाहर जा रहा है। हाँ, बाहर खाली आदत का विषय है, बाहर आदत का विषय है। चलिए 2 बार मेरे साथ कीजिए। आइए, टेबल टॉप, मुझे देखिए इधर, ये टेबल टॉप हुआ, ठीक है। स्लोली ये एक्सेल करके, बॉडी छोटा हो रहा है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ठीक है। ये देखिए हिल ऑलमोस्ट सट गया है, कुछ भी मैं एडजस्ट नहीं किया हूँ। ये देखिए यहाँ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ठीक है। अब यहाँ फिर से इनहेल इनहेल इनहेल, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये हाथ आप देखिए, ये हाथ हम ऐसे कर ले रहे हैं। अभी देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ ना, देखिए मेरा कैसे जा रहा, ये यहीं से टर्न कर लीजिए। ये देखिए, ये ऐसे 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 इनहेल करता हुआ, और फिर से एक्सेल। ये क्या होता है ना, हाथ का फिलॉसफी क्या है, ये हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इधर रहता है। इनवॉलंटियर जो है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वाला इधर है। तो इसको जब करते हैं ना, तो वो भी नियंत्रण में होने लग जाता है। तो इसीलिए हमें हाथ इधर रखना है, ऐसे नहीं। और देखिए, अभी आप देखिए फिजिकली कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होता है, ये कंधा सिकुड़ रहा है, छाती छोटा हो रहा है। जबकि मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, देखिए ऐसे करने से क्या हुआ, ये वाइड हुआ, इसको और ज़्यादा जगह मिला। ऐसे कर लिए तो देखिए क्या हुआ, है ना। तो इसीलिए हाथ को पुशअप में ऐसे नहीं करेंगे, साइड वाइज करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग मसल ट्रेनिंग होता है। इसी को आपको अगर साइड करना है तो इतना वाइड आर्म पुशअप बोलते हैं। इतना अलग अलग चीज़ का अलग अलग ट्रेनिंग होता है। देखिए ये वाइड वाला होता है, ऐसे करके ये कहाँ डायरेक्शन हम रख रहे हैं, उससे उस मसल का ट्रेनिंग होता है। तो तत्काल हम किस पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ 2 बार प्रॉपर ये करेंगे, पर्वत और नी पुशअप, ठीक है। सिर्फ 2 बार। आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप। कोशिश कीजिए कि आपका हिल जमीन में टच कर जाए, ठीक है। ये देखिए, आइए प्रॉपर पर्वत, एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और यहाँ इनहेल इनहेल
इनहेल, इनहेल, ऐसे, और यहाँ फिर से पर्वत, और यहाँ फिर से इनहेल, 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 ये, और यहाँ फिर से पर्वत, टेबल टॉप और वज्रासन। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये हमारे कोर के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे बर्ड एंड डॉग। अभी कौन से हाल में हम हैं? टेबल टॉप। तो ये डॉग का बराबर है। क्या है ये? डॉग। अब ये बर्ड हुआ झटका में। हाँ, वापस पैर भी, सर पैर भी, ये अल्टरनेट। हाँ, ये हुआ बर्ड। आइए। हम्म 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 पूरा खींचिए, खींचिए पूरा, थोड़ा सेंसेशन आएगा। खींचिए, खींचिए। हाँ, ये मसल ये लॉक हो गया। ये वापस वज्रासन। हाँ, ये पकड़े। काफ, पिंडली। अब हम करेंगे व्याघ्रासन। ठीक है, टेबल टॉप इसका प्रारंभिक स्थिति होता है। इसमें जो हम कर रहे थे बर्ड एंड डॉग, इससे थोड़ा अंतर ये होगा, ये पीछे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, फिर वापस, फिर वापस, एकदम ऐसे पीछे। हाँ, जितना डायगोनली जा सकता है ले जाइए। हाँ, वापस ऐसे, वापस। इनहेल करके हम जाते हैं। ठीक है, बॉडी बड़ा हो रहा ना, इनहेल, सटा दे रहा है सर। ऊपर ऊपर हाइट ले जाइए। हाँ, हाइट, हाइट, ये देखिए, हाइट ले जाके, ये हाइट, ये वापस वज्रासन। अब हम प्रॉपर व्याघ्रासन करेंगे ये के साथ। ठीक है, आइए, ये देखिए, ऊपर ले गए और यहाँ ऐसे, वो इनहेल था, ये एक्सेल होगा, फिर नॉर्मल, और फिर ये देखिए, ये इनहेल और एक्सेल, ये देखिए, ये और यहाँ एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल, नॉर्मल। ये था तकलीफ अभी तक। ये गैस पकड़ा हुआ था, अब गैस निकलने के बाद तो ये लगा। चलिए अब हम अंतिम करते हैं। ठीक है, ये हम प्लैंक में आइए, हाई प्लैंक, और यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, पंजा, तीनों पंजा। हाँ, देखिए सबका ऑलमोस्ट आ गया। हाँ, वापस, फिर से लेग स्विच कीजिए। वापस, हाँ, हाँ, वापस, इनहेल करके जाना है। ठीक है, इनहेल और एक्सेल करके वापस, इनहेल, और यहाँ अब आप पल्स कीजिए, पल्स, पल्स 4 टाइम्स। हाँ, वापस, हाँ, पल्स, पल्स, हाँ, वापस, हाँ, पल्स, लाइए, पल्स, वापस, वापस, इनहेल, सिर्फ 2 लास्ट 2,
वापस वज्रासन। ये हमारा ग्रॉइन एरिया ओपनिंग करता है, ठीक है। अब हम बैठ जाएंगे दंडासन में। आइए दंडासन। सब बढ़िया। अब एक्सेल करके लेफ्ट, एक्सेल करके राइट। ये दोनों हिल हमारे ग्रॉइन एरिया जेनाइटल पार्ट को टच करेंगे। ये दोनों ऐसे पकड़िए और यहाँ जितना अंदर जा रहा जाइए और यहाँ स्टार्ट फ्लैपिंग। तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, बद्ध कोणासन। ये पुरुषों के लिए जो 40 से ऊपर वाले हैं ना, इनके प्रोस्टेट के इशू आते हैं, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं, इनके लिए रामबाण होता है। सांस किसे लेना है इसमें? नॉर्मल इसमें सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। नॉर्मल सांस, नॉर्मल जो आपका चल। सर उधर नहीं पकड़ना है, आगे बताता हूँ। ये देखिए, हाँ ये अंगुलियों को, टोज को पकड़िए और ये पीछे लाइए और ये सीना ऊपर। ये जो दंडासन की नॉर्मल है ना, ऐसा नहीं कि लुंज पुंज हो गए, ये वाला ये टाइट रहेगा। और यहाँ 13 to 3 कीजिए, कोशिश कीजिए इसको जितना अंदर जेनाइटल पार्ट में टच कराने का। और यहाँ फ्लैप कीजिए। ये क्या होता है ना, हमारी प्रोस्टेट जो यूरिनरी सिस्टम है, किडनी है, ये सब में ब्लॉकेज होने लग जाते हैं, ठीक है। संकरा हो जाता है नली, फिर हाइड्रोसिल बड़ा हो जाता है। ये सब कॉमन होता है 40 के बाद बड़ा हो जाना। उसके लिए ये है, आपका बिल्कुल ही यंग की भांति रहेगा, भले ही 60 साल के आप रह गए तब भी। तो पहला तो ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए क्या होता है, PCOD PCOS बोलते हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो उसके लिए होते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना, वहाँ पर काम हो रहा, उनको मसाज। हम तो काम कर रहे हैं हड्डी पर, मसल्स पर, लेकिन ये अल्टीमेटली वहाँ जाके भी कौतूहल मचा रहे हैं, उन अंगों को भी हिला रहे हैं, तो वो सब भी बैलेंस हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो हार्मोन्स हैं वहाँ से निकलते हैं हमारे, ये सब एड्रीनल ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, ये सब एक्टिवेट होते हैं। ये देखिए, इससे हमारे सेक्सुअल पावर भी बढ़ता है। ये देखिए, पूरा ऐसे कीजिए, है ना। पूरा कोशिश कीजिए कि आपको फर्श को टच हो रहा, सब तो आपका बहुत दूर है, टच कराने की कोशिश करना है। ये देखिए, जितना कोशिश, ये पूरा ऐसे ले जाइए। अभी होगा कि लेफ्ट वाला जा रहा है, राइट वाला नहीं, राइट जा रहा है, लेफ्ट हो रहा है, ऐसे इम्बैलेंस होता है, धीरे धीरे आ जाएगा। ये हो गया 13 to 3। अब हाथ को रख लेंगे, यही सेम चीज़, हाथ से दबाएंगे ये। अभी अगर फर्श में नहीं भी टच हो रहा था तो अब क्या होगा, अब टच हो जाएगा। ये हमारे प्रोस्टेट के, जो तितली आसन रेगुलर करेगा ना, कभी भी प्रोस्टेट का इशू, किडनी का इशू, ये सब कभी नहीं होगा। आपको यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब हम नॉर्मल वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन ये क्या है, हमारे कंधे और सीने के लिए है। वज्रासन में आइए, यहाँ नॉर्मल, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ऐसा पूरा हाथ सीधा, बॉडी के सीधे में, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हम लोग नीलिंग करते थे ना, मैं तो खूब करता था, क्योंकि मैं एकदम सीधा साधा बच्चा था क्लास में। नीलिंग कराते थे ना क्लास में, तो उसके पीछे भी कुछ फिलॉसफी होता था ना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस दौरान क्या कीजिए, ये सब जो कोर इंगेजमेंट फिलॉसफी है, ये ट्रंक का खींचे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल एक कठपुतली जैसा कर दिया, कठपुतली नहीं होना, हम आदमी है ना, कॉन्शस है। ये देखिए, इनहेल, बने रहिए थोड़ा देर,
बने रहिए, पूरा इनहेल, पूरा हाइट को गेन करने की कोशिश कीजिए। और ये एक्सहेल झटका देके, तो क्या होता है, लंग्स बिल्कुल वैकेट हो जाता है। ऐसे झटका में जैसे कपड़ा को ऐसे झाड़ देते हैं ना, ऐसे हमारा लंग्स भी झड़ा रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए वज्रासन में आए। अब यहाँ आगे ऐसे करेंगे, ऐसे कीजिए, ऐसे, और यहाँ सीधे ले जाइए, ऐसे, और यहाँ दूसरे साइड देखिए, ये ऐसे देखिए, दूसरे साइड ऐसे, हाँ, ये ऐसे दूर ले जाइएगा, दूर। लेफ्ट वाला ले गए ना, तो आपको राइट देखना है, राइट देखिए, ऐसा ऐसा, हाँ। फिर से वापस इनहेल करके गए थे, अब एक्सहेल करके वापस, फिर दूसरा पैर वज्रासन में ही रहेंगे। फिर यहाँ आगे ले जाइए, और ये राइट गया, अब हम लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट देखिए, ऐसे, हाँ। फिर से वापस, फिर लेफ्ट को ले जाइए, और इधर ऐसे देखिए, हाँ, ऐसे, हाँ, वापस, फिर से, वापस वज्रासन। अब हम दंडासन में आएंगे, दंडासन में आइए, दंडासन। अब एक पैर को हम अंदर ले आएंगे, यहाँ ग्रॉइन एरिया में टच कराइए एक पैर को, जैसे हम सुखासन में करते ना, ये जो तितली आसन में हम किए थे, एक को यहाँ लाइए, इनहेल, इनहेल और एक्सहेल। ये कोशिश कीजिए ललाट को घुट्टा में टच करा देने का, इनहेल, ये एक्सहेल, बिना घुट्टा मोड़े हुए। पल्स कीजिए, पल्स, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, पल्स, 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 फिर ऊपर, फिर डाउन, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम। अब लेग स्विच करेंगे, लेग स्विच से पहले दोनों दंडासन में ले आएंगे। अब राइट वाला है ना, अब यहाँ पूरा ग्रॉइन एरिया बिल्कुल अंदर घुसा लेंगे, इसको हिल को जितना अंदर जा सकता। इनहेल और यहाँ एक्सहेल, जानु पश्चिमोत्तासन, ये पल्स करेंगे, इनहेल और यहाँ एक्सहेल। देखिए पीठ में दर्द महसूस हो रहा, ये वाला पूरा खिंचा हुआ रहा ना, ये वाला, हाँ, ये वाला चीज हो रहा ना, हैमस्ट्रिंग भी ये खींचेगा ना, ये भी पूरा खींचेगा। ये देखिए, इनहेल और यहाँ एक्सहेल, 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 एक्सहेल। ये अपर लोअर दोनों एक साथ हो रहा। अब जाइए, इनहेल, एक्सहेल, ये हमारा पोस्चर करेक्शन देता है। लास्ट वन, इनहेल और यहाँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए शवासन। रामदेव बाबा तो सटा देते हैं, आप भी सटाएंगे धीरे धीरे। उनका पृष्ठभूमि तो देखिए, कितने साल से वो कर रहे हैं, पृष्ठभूमि देखिए, आपको पता चल जाएगा। कितने साल से डाल रहा है और कितने साल से निकाल रहा है, देखिए बाबा का जूस खाली पीते हैं। नॉर्मल हो जाने दीजिए बिल्कुल। जो प्रोसीजर है कंप्लीट, जो बॉडी पार्ट्स, टोज से शुरू करना है, ठीक है, पैर की अंगुलियों से, उनको ध्यान लाइए, सजगता जो है पैर की अंगुलियों पर रखिए, बॉटम टू टॉप जाता है शवासन का, ठीक है, सजगता, बॉटम मोस्ट पार्ट। आंख बंद है लेकिन आपकी ध्यान वहां होना चाहिए,
फिर तलवे पर, फिर एड़ी पर, फिर एंकल पर, फिर ऊपर के सीन पर, घुटनों पर। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं निहार रहा हूँ, ये फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। आंख बंद है लेकिन लगे कि मैं निहार रहा हूँ अपने घुटनों को, ठीक है, देख रहा हूँ, वो आराम कर रही है, ऐसा फील कीजिए। मैं उनको आराम करता हुआ देख रहा हूँ, ये सेंटेंस है, सिद्धांत, ठीक है। जांघ पर, मैं पूरा सेंटेंस पूरा नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जांघ बोलता हूँ तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं अपने जांघों को आराम करता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस हुआ। कमर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक सिस्टम होते हैं, उसके अंदर कई ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन के अंदर कई सब ऑर्गन्स होते हैं, उनके पार्ट हो जाते हैं, फिर वो टिश्यूज से बनते हैं। टिश्यूज बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स से। उसके अंदर बेचारा जो सबसे पहला यूनिट होता है उसको सेल्स बोलते हैं। तो उस कोशिका स्तर तक को मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग अंग के लिए अलग अलग कोशिका टाइप भी अलग अलग होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, उससे ऊपर आएंगे तब मिलेगा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे ऊपर आएंगे तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। मैं शॉर्टकट में सिस्टम बोल रहा हूँ। एक सिस्टम में 8 से 10 ऑर्गन्स होते हैं, उसका एक मुखिया होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट मुखिया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का मुखिया है लंग्स, नर्वस सिस्टम जो कि पूरे शरीर तक, इसका मुखिया है ब्रेन, मस्तिष्क बोलते हैं। और जो CO2 बोलते हैं ना, कमांडिंग ऑफिसर 1 यह है ब्रेन, और कमांडिंग ऑफिसर 2 जो है यह है स्पाइनल कोड, ठीक है। सब में 1-2 बना हुआ। तो ये जो स्पाइनल कोड है ब्रेन के बाद, इसके सिग्नल को कमांड देता है स्पाइनल कोड, और ये पूरे अंग में एक एक कोशिका स्तर तक स्पाइनल कोड का हिस्सा गया हुआ है। ये वहाँ से आदेश लाता है, ब्रेन को देता है, और फिर ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। बोथ द वे स्पाइनल कोड, ये भी हमारा नर्वस सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए शवासन में कि ये जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, ये सब अंग प्रत्यंग भी अब डिटेल में बताऊंगा, तत्काल में सिस्टम बोल के भाग रहा हूँ। ये आपकी पूरी विश्रांति की अवस्था में है। यही चीज़ होता है, हम सोते भी हैं तो नींद से भी, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ हमें पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं माइंडफुल स्लीपिंग, योग निद्रा। ये अंतर होता है। ये आपके सोने के जो ज़रूरतें होती है ना एक मानव को, 25% तक घटा देगा। अगर प्रतिदिन आप 20 मिनट शवासन कर ले रहे हैं, योग निद्रा, खासकर सोने से पहले, बाकी दिन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, सोने से पहले आप योग निद्रा में जाइए, वास्तविक निद्रा से पहले, ठीक है। आप खुद ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे। 20 मिनट आपने इन्वेस्ट किया और 2 घंटा पहले आपका नींद टूट जाएगा, और ऐसा नहीं नींद टूटेगा कि आपको लगेगा कि थका हुआ, पूरा विश्रांति मिल गया ऐसा महसूस होगा। ये ताकत है इसमें। एक एक अंग को हम विश्रांति की अवस्था में होता हुआ देख रहे, विटनेस कर रहे, साक्षी भाव में। इसके अलावे जो हमारे हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारी 206 हड्डियां आती हैं। इसके बाद है हमारे इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ये सब आते हैं, जो एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। ये सब सिस्टम हमारे विश्रांति की अवस्था में जा रहे हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, पर विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं ना। हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ये विश्रांति हमारे साथ। और इस दौरान, ये तो मैं सजगता बोला, जो हमारे सांस का पैटर्न होना चाहिए। इनहेल जब हम कर रहे हैं तो मूलाधार चक्र,
यानी कि बेस जहाँ हम बैठते हैं ना, जो नीचे का 2 गेट है उसके बीच के जगह वो मूलाधार चक्र वहाँ तक जा रहा है और वही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडली उसको उठा के ला रहा सहस्रार चक्र तक, यानी कि सांस हम ले जा रहे वहाँ तक। ऐसा महसूस कीजिए कि सांस मेरी वहाँ तक जा रही है। कुछ देर तक होल्ड कीजिए और फिर ये वापस ला रहा और एक्सेल कर रहा, निकल रहा। ऐसा महसूस कीजिए हर सांसों के साथ। हर सांसों के साथ आपकी छाती फूल रही है और एक्सेल में पेट पचक रहा है। मुझे बोलने में इतना टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट, लेकिन आपको करने में शायद 2 सेकंड भी ना लगे, क्योंकि माइंड हमारा इतना शार्प होता ना, एक बार में सारा कमांड ले लेगा। बोलने में मुंह थोड़ा स्लो होता है हम लोग का, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं उतना, लेकिन 1 सेकंड में ये सारा कमांड हो जाएगा। पूरा बॉडी को सजग भी बना दीजिए और इनहेल एक्सेल भी होते रहेगा। ऐसा नॉर्मल ब्रेथ, बिल्कुल रिलैक्स। आपको ऐसा महसूस करना है कि मैं ज़मीन में नहीं सटा हूँ, मैं तैर रहा हूँ इस आकाश तत्वों में। हमारा शरीर उठा हुआ है। शरीर उठा हुआ का मतलब होता है हल्का, कहीं कोई दर्द नहीं है। कहीं लेफ्ट साइड राइट साइड कोई अंग में अगर दर्द होता ना तो भारीपन महसूस होता है। जब कहीं कोई दर्द नहीं है, जो कि योग में हम इतना किए हैं, तो कहीं दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम किए सब बैलेंस करके किए। लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अप डाउन, सब बैलेंस में हुआ है। उतना ही मात्रा हुआ है, उतना ही तीव्रता से हमने किया है। तब क्या होता है, हमारा शरीर हल्कापन हो जाता है। तो अभी आप सोचिए कि हमारा शरीर उठा हुआ है। अगर कहीं भारी लग रहा, इसका मतलब वहाँ बैलेंस नहीं हो रहा। जैसे हेड में आपको लग रहा होगा कि दब रहा, तो आप हल्का सा टर्न कीजिए, बैलेंस हो जाएगा, वो दर्द वहाँ से हट जाएगा। जब हमारा रूटीन असंतुलन होता ना, तो बीमारी के रूप में हमें परिलक्षित होता है। और जब दर्द हो रहा कहीं भी, लेफ्ट में राइट में, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि राइट हैंड में भी दर्द हो रहा लेफ्ट में, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हमेशा बोलेगा कि राइट हैंड में हो रहा, या कमर के बाएं हिस्से में, दाएं, हमेशा आप देखिएगा, कभी नहीं बोलेगा कि दोनों जगह हो रहा। इसका मतलब क्या है, असंतुलन। और ये जो शवासन है, ये यही है, संपूर्ण शरीर को संतुलन कर रहा है। हमारा वजन कंप्लीट शरीर ले रहा है। ऐसा नहीं कि बट एरिया ले रहा, चेस्ट ले रहा, पीठ ले रहा है। हमारा जो पैर का हिस्सा है कंप्लीट सटा हुआ है जमीन में, उसके वजन को साझा कर रहा है संपूर्ण शरीर। और खासकर जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है, कोर वाला एब्डोमिनल एरिया, यहाँ पीठ उठा रहता है। आप अदरवाइज देखेंगे कि यहाँ से हाथ घुस जाएगा, लेकिन शवासन में आप चेक कीजिए, अगर आप प्रॉपर शवासन में हैं तो यहाँ आपका हाथ घुसेगा नहीं। घुसाइए अपना हाथ घुसाइए, पीठ के नीचे, एब्डोमिनल के नीचे घुसाइए। घुस रहा हाथ, अगर घुस रहा तो सही स्थिति में नहीं है, हाथ नहीं घुसना चाहिए। यानी कि वो जो स्पाइन है ना, उसके पीछे वाला एब्डोमिनल एरिया, उसको दबाइए, उसको जमीन से सटाइए। ठीक है, किसी भी साइड से आपका हाथ बिल्कुल न घुसे। जैसे चेस्ट के पीछे नहीं घुसता ना, ऐसे ही यहाँ हाथ नहीं घुसना चाहिए। आप लोग हाथ घुसा घुसा के देखिए, एब्डोमिनल के नीचे हाथ घुसाइए, एब्डोमिनल एरिया के नीचे, सर पेट के नीचे हाथ घुसाइए। हाँ, नहीं घुसना चाहिए। आप रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को इस तरह से कीजिए, इतना दबा दीजिए कि वहाँ से अंगुली भी ना घुसे, हाथ तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ये वास्तविक स्थिति होती है। तब हमारा क्या होता है, पोस्चर करेक्शन बोलते हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा स्वाभाविक है, उम्र के मुताबिक हो जाते हैं। जैसे जिसका पेट निकल गया है तो उसका स्पाइन भी बेंड हो जाएगा, वो स्पाइन करेक्शन यहाँ से होगा। ठीक है, जब स्पाइन सीधा हो जाएगा तो पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। स्पाइन को मोड़ देता है, पेट निकलने से स्पाइन मोड़ देता है, और जब स्पाइन मुड़ गया तो पेट निकल जाएगा। ये आपस में दोनों का संबंध होता है। तो यहाँ हम सीधा कर रहे हैं। ये शवासन 20 मिनट तक का होता है, योग निद्रा, लेकिन हम कभी होगा तो हम जाएंगे पूरा 20 मिनट। ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड मेडिटेशन, लेकिन तत्काल हम नहीं जा पाएंगे। अब हम स्ट्रेचिंग में आते हैं। दोनों टोज टुगेदर कर लीजिए, और यहाँ जितना दूर आगे की ओर टोज कर सकते टोज, और हाथ को सर के पास ले जाइए ऊपर, कान को सटाता हुआ, अंगुलियाँ बिल्कुल आगे की ओर ऐसे जाएगी,
पैर की अंगुलियां भी, हाथ की अंगुलियां, पूरा बॉडी स्ट्रेच कीजिए 8 टाइम्स। इनहेल करके, बॉडी बड़ा हो रहा ना तो इनहेल, फिर नॉर्मल एक्सेल कर दीजिए, फिर इनहेल एक्सेल। देखिए आप लोग का इसमें काफ में कुछ फील हो रहा, अभी एक्सेल कर रहे था, काफ में दब रहा ना, इनहेल नॉर्मल, इनहेल नॉर्मल, इनहेल नॉर्मल, इनहेल नॉर्मल, इनहेल, लास्ट 2, इनहेल नॉर्मल, इनहेल नॉर्मल। अब हाथ को फिर से नीचे ले आएंगे नॉर्मल, फिर शवासन में आ जाते हैं स्ट्रेच के बाद, ठीक है। जस्ट 5 सेकेंड रहेंगे और यहाँ हाथों को हेड के नीचे ले आइए और यहाँ लेफ्ट टर्न, स्लोली घुटना मोड़ के लेफ्ट टर्न, आंख बंद रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ फिर राइट टर्न और यहाँ सपोर्ट लेके बैठ जाइए। आज हम प्राणायाम नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम सीधा ध्यान में जाएंगे। हो गया ना? अभी आपको महसूस हो रहा? और ये तभी होगा जब सजगता, जो मैं पॉइंट्स बोला ना सब, मैं तो बहुत ही शॉर्ट में बोला, सिर्फ सिस्टम बोल दिया। एक एक सिस्टम के अंदर जाऊंगा तो 12-12 अंग होते हैं, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो इलिटरेट है वो तो नहीं समझ पाएगा रिस्पायरेटरी नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब मोटा मोटी कि पूरे शरीर को हम निहार रहे हैं। आपको इतना मतलब टेक्निकली नहीं जाना है ना, हर आदमी तो इतना टेक्निकली नहीं जा सकते ना, तो आप मोटा मोटा कि हम पूरा शरीर को निहार रहे हैं, इतना तो जा सकते हैं। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे सर, सीधा प्राणायाम को हम स्किप करते हैं। लास्ट 2 अब प्रणव प्राणायाम बिना ध्वनि के, सेम चीज, सांसों पर ध्यान देंगे। जो भी हमने सीखा ना, सांस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं ये, और हमारी सजगता भ्रू मध्य चक्र, बंद आंखों में हम जहाँ चंदन लगाते हैं ना, बिंदी, यहाँ पर लास्ट 2 पामिंग। आंख पर हथेली रख लीजिए और फिर चेहरा को पूरा कवर कीजिए। फिर से आंख पर रखिए और पूरा चेहरा ऐसे सहलाइए।
तो पूरा चौथा बार पूरा शरीर को कवर कर लीजिए। और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ भगवान भास्कर को प्रणाम करेंगे और हाथों को खोलेंगे, ईश्वर को आभार प्रकट करने के लिए। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब का श्रेय आपको ही जाता है और आपको ही हम संकल्पित हो रहे हैं सुपूर्त करने के लिए। यहाँ प्रणाम करके दाहिने होके से स्लोली उठ जाएंगे और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी। और यहाँ प्रॉपर ईस्ट फेसिंग, कंठकूप के पास हमारा अंगूठा होगा, अंजलि मुद्रा, दोनों हाथ दोनों कंधों को टच करता रहेगा और 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे लय में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ प्रणाम करेंगे और क्लैप एंड जंप। तो ये था हमारा आज का तीसरा दिन का मास्टरी टू इंटीग्रेशन। फिर से हम मिलते हैं। आइए रामा जी, आइए जल्दी। तो आज का सेशन फिर से हम मिलेंगे, चौथा दिन। हमारे रामा जी से आप बात कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइए सर का योगा सेक्शन में। मैं भी आ रहा हूँ, आप लोग भी आइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बड़ों को सादर प्रणाम। हम लोग योगा का सेशन 1.5 ईयर वो आवर्स रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं सही रिमाइंड कर रहा हूँ सबको, मनी, वेल्थ, हेल्थ और यंग बने रहने के लिए योगा क्लास ज्वाइन कीजिए, वीडियो ज्वाइन कीजिए। इसी से बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम फॉर यू एंड ऑल। थैंक्स वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।